हेलो क्लास, चलिए देखिए, जैसे कि है ना हमारी जो क्लासेस हैं ये इसकी 2 वीडियो आपको डेली मिलते हैं, जिसमें आपको जो पहला क्लास है जो मॉर्निंग टाइम का क्लास रहता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो सामान्य विज्ञान है उस विषय को, और आपका जो इसके बाद जो दूसरा क्लास जो इवनिंग में होता है वो होता है आपका छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा हमारा जो ये पहला क्लास है ये प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम को क्या है, डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं है ना, इसमें आपका जो सामान्य विज्ञान का जो भौतिकी विज्ञान था वो पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान में आपके रसायन विज्ञान को, जो आने वाले 2 या 3 क्लासेस में रसायन विज्ञान पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके जीव विज्ञान को। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो टोटल प्रश्नों की संख्या है ना, टोटल जो नंबर है ये कितनी है, तो 60 है, ये याद रखना है। ठीक है, तो लगभग 60% वेटेज जो है आपका सामान्य विज्ञान का है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि थ्योरी वाले क्लासेस हम लोग पीओसी टाइम में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग थ्योरी की क्लासेस नहीं लेंगे, जबकि है ना हम लोग जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करते हैं देखिएगा। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, है ना, और उसके करने के बाद मैं आपको इसके जो ऑप्शन दिए हैं उन चारों को बताता हूँ, और जो उत्तर है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस जो हैं चलती हैं। तो इसी में आज हम लोग, आज का जो आपका टॉपिक है इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसका नाम क्या, तो याद रखेंगे कार्बनिक अम्ल। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है कार्बनिक अम्ल। और चलिए आज आपका जो टॉपिक है कार्बनिक अम्ल, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग करते हैं और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें जो हैं चलती हैं। ठीक है, चलिए तो कार्बनिक अम्ल आपका जो टॉपिक है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लंबे समय तक आप कठोर परिश्रम करते हैं। कठोर परिश्रम करने के मतलब जो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे संबंधित चीज़ें, शारीरिक परिश्रम की बात यहाँ पे हो रही है ना, जिसमें ठीक है यहाँ पे आपकी बात क्या हो रही है, शारीरिक परिश्रम के, है ना, पैरों हाथों के माध्यम से। तो लंबे समय तक है ना कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। देखिए जैसे कि जो दिहाड़ी काम करने वाले होते हैं या मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं, मतलब शारीरिक परिश्रम अगर आप कर रहे हैं तो लंबे समय तक आप करते हैं, ज़्यादा टाइम तक, तो उसके बाद आपके शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है, वो दर्द कहाँ रहता है, तो मांसपेशियों में रहता है, और इसका कारण क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, उस दर्द के कारण आपको थकान महसूस होता है और वो थकान अनुभव होता है, इसका कारण क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए मैं इस सब चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करता हूँ। लंबे समय तक, ठीक है, आप शारीरिक परिश्रम करते हैं, जिसके बाद आपको शरीर में है ना दर्द, थकान का देखिए दर्द या थकान का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण। इसका कहने का मतलब ऑक्सीजन जो आपके शरीर में पहुंच रहा है उसके कमी के कारण। ऑप्शन बी है पेशी तंतुओं की थोड़ी सी बहुत टूट फूट, मतलब आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपके शरीर की जो पेशी है ना, तंत्र है, उसमें क्या होती है, थोड़ी सी टूट फूट हुई है, इस कारण। सी है ग्लूकोज का अवक्षय के कारण, मतलब शरीर के लिए जो जरूरी होता है ग्लूकोज, वो क्या होता है, उसकी कमी के कारण, है ना। जब आप काम नहीं करते हैं तो ग्लूकोज की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन जब आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो उसका क्या होता है, मात्रा में कमी आती है, उसी को अवक्षय के कारण ऐसा बोला गया। और ऑप्शन डी आपका लैक्टिक एसिड का संचय। तो ऑप्शन डी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ये होगा लैक्टिक एसिड या अम्ल का संचय। देखिए आप लंबे समय तक परिश्रम करते हैं, है ना, शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उस दौरान आपकी जो मांसपेशियां जिनसे आप ज़्यादातर काम लेते हैं पैर हाथों से,
वहाँ पर क्या होने लगता है, लंबे समय तक काम करने पर वहाँ पर लैक्टिक जो एसिड है, लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है ना। लैक्टिक अम्ल वहाँ पे क्या होने लगता है, ठीक है, उस जगह पर जमने लगता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल को उस जगह पर संचय होने लगता है, उस स्थान पर लैक्टिक अम्ल क्या होता है, एक जगह जमने लगता है, जिसके कारण आपको दर्द का, थकान का अनुभव होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि किस द्रव, कौन से द्रव का, ठीक है, एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए वो चीज़ें क्या होंगी, वो होंगी आपकी लैक्टिक एसिड ही है ना। तो चलिए आपके ऑप्शन की तरफ देखते हैं, कहीं ऑप्शन में कुछ अलग चीज़ें अगर दी हुई हो तो देखिए आपका ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी है आपका पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी है आपका बेंजोइक एसिड और ऑप्शन डी है आपका यूरिक एसिड। तो देखिएगा जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड होता है ये आपका सही उत्तर होगा। कौन, तो लैक्टिक एसिड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टापन किस कारण होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। नींबू गर्मी के दिन में है ना, शरबत बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही अलग तरीके की चटनी बनाओगे तब भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो नींबू का जो खट्टापन है इसका कारण क्या है, यह आपको पूछा गया है ना। तो ऑप्शन ए देखिए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखेंगे नींबू का जो खट्टापन है ये इसमें नींबू में उपस्थित साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण, तो साइट्रिक अम्ल के, ठीक है। याद रखेंगे कि जो नींबू का जो खट्टापन है वह नींबू में उपस्थित साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, देखने को आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है ना, सही मिलान या सुलमित करने से पूछा गया है। तो चलिए मैं उन सब चीज़ों को एक तरफ जो प्रश्न है उसको नोट डाउन करता हूँ, फिर दूसरी तरफ हम उसके जो सही उत्तर है उसका मिलान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला जो है लैक्टिक अम्ल, ठीक, पहला जो है लैक्टिक अम्ल है, ये किस में है, ये प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है एसिटिक अम्ल, ठीक, दूसरा क्या है, तो एसिटिक अम्ल, इसका भी आपको सुलमित करना पड़ेगा, है ना, सही मिलान करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है आपका साइट्रिक अम्ल, ठीक, तीसरा आपका कौन सा है, तो साइट्रिक अम्ल, इसका भी हम लोग सही मिलान करेंगे। और इसी में आपका अगला है ब्यूटायरिक अम्ल, अगला कौन सा है, तो ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है। अगला कौन सा है, तो याद रखेंगे ब्यूटारिक अम्ल, और इसका भी हम लोग सही उत्तर मिलाने की, है ना, कोशिश करते हैं, ठीक। तो चलिए किसी को अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आपका लैक्टिक अम्ल है ना, ये किस में पाया जाता है। और देखिए ऑप्शन में आपका ए है नींबू, बी है दुर्गंध युक्त मक्खन, सी दिया है दूध और डी दिया है आपका सिरका। तो इसको आपको क्या करना है, सही सुलमित करने हैं, है ना, सही उनका मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में आपके याद रखेंगे ये आपका दूध में मिलेगा, ठीक। लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल जो है दूध में उपस्थित होता है। उसी प्रकार जो एसिटिक अम्ल है ये सिरका में उपस्थित होता है, ठीक। एसिटिक अम्ल कहाँ, तो सिरका में उपस्थित रहता है। उसी प्रकार जो आपका साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, नींबू, ठीक। साइट्रिक अम्ल किस में उपस्थित होता है, तो नींबू में। और उसके बाद आपका जो ब्यूटायरिक अम्ल है, ठीक है, ब्यूटारिक अम्ल है, ये किस में रहता है, तो याद रखेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में, ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में, ठीक है। तो ब्यूटारिक अम्ल आप लोगों ने देखा किस में, तो दुर्गंध युक्त मक्खन में। उसी प्रकार जो साइट्रिक अम्ल है आप कहाँ देख पाए हैं, तो नींबू में। एसिटिक अम्ल आप लोगों ने देखा तो कहाँ मिलता है, तो ये सिरका में।
और उसके बाद जो आपका लैक्टिक अम्ल है ये कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे दूध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है उसमें इसी चीज़ों को फिर से शामिल किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में भी आपका जो सही मिलान है सुलमित करने वाले प्रश्न को पूछा गया है, तो इसमें कुछ नई चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, तो कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो आज जितने भी चीज़ें जो कार्बनिक अम्ल हैं उनसे संबंधित रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपका है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, क्या, तो कार्बनिक अम्ल ये किस में उपस्थित होता है ये आपको बताने हैं, है ना। उसके बाद आपका अगला फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला कौन सा है, तो फार्मिक अम्ल, ये किस में उपस्थित होते हैं ये भी आपको बताने हैं। उसके बाद अगला है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक, उसके बाद अगला आपका कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल, और ये भी कहाँ उपस्थित होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ठीक, देखिए कार्बनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अब इसका सही मिलान करते हैं। तो देखिएगा कार्बनिक अम्ल आपको कहाँ मिलता है, याद रखेंगे ये होता है सोडा वाटर में। ठीक है, जो सोडा वाटर का इस्तेमाल आप लोग करते हैं उसमें कार्बनिक अम्ल क्या होता है, पाया जाता है। उसी प्रकार आपका फार्मिक अम्ल है ना। फार्मिक अम्ल याद रखेंगे लाल चींटी में मिलता है। ठीक, फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में मिलता है, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र हैं वहाँ लाल चींटी का क्या करते हैं, है ना, लाल चींटी को लोग खाते हैं चटनी बनाकर। ठीक है, लाल चटनी को क्या करते हैं, लाल चींटी को चटनी बनाकर खाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल। उसी प्रकार आपका अगला है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगला है आपका टार्टरिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल के बारे में याद रखना है ये अंगूर में मिलता है। ठीक है, अंगूर की जो रस होती है, ठीक है, जो अंगूर का द्रव्य होता है वो उसमें क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने किन चीज़ों को देखा, तो इसमें हम लोगों ने पहला देखा यहाँ पे आपका कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या पीना पड़ेगा, सोडा वाटर। उसी प्रकार फार्मिक अम्ल आपको चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, जो लाल चटनी है उसको आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अगला होता है वो है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल ये मिलता है अंगूर में, याद रखेंगे। ठीक है, अंगूर का जो द्रव रस वाला भाग होता है वहाँ क्या मिलता है आपको, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसके पहले ठीक भी सही मिलान वाली चीज़ों देखा था, जिसमें जो लैक्टिक अम्ल है ये आपको दूध से मिलता है। एसिटिक अम्ल याद रखेंगे जो सिरका होता है उससे मिलता है। साइट्रिक अम्ल आपको याद रखना है नींबू से मिलता है, और ब्यूटायरिक अम्ल आपको याद रखना है दुर्गंध युक्त मक्खन से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपको यहाँ सही सुलमित से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें यहाँ शामिल नहीं हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रश्नों में देखेंगे। ठीक है, तो नींबू के बारे में यहाँ पे मैंने क्या बताया, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए इसी को फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एस्कार्बिक अम्ल। सबसे पहले कौन सा, तो एस्कार्बिक अम्ल, इसका सही मिलान करेंगे। इसके बाद आपका जो आता है अगला माल्टोस। ठीक है, इसके बाद अगला जो है आपका माल्टोस, इसका भी सही सुलमेन करेंगे। उसके बाद आपका है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पहले भी आ गया है, तो उसमें किसी भी किसी भी प्रकार का, है ना, परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हैं उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना औचित्य है नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों ने देखा है, एक है एस्कार्बिक अम्ल और साथ ही दूसरा है माल्टोस, है ना। आज का आपका जो टॉपिक है याद रखेंगे कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल से संबंधित चीज़ें आज हम लोग आपके वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आपके 2 या 3 टॉपिक और बचेंगे, है ना।
3-4 टॉपिक, उसके बाद आपका जो है रसायन विज्ञान का पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो एस्कार्बिक अम्ल है इसके बारे में आपको याद रखना है नींबू। ठीक, एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? नींबू में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका था माल्टोज, ये किस में मिलता है? तो याद रखेंगे माल्ट में। किस में? तो माल्ट में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे और इसके संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये चीज़ें हम लोग थ्योरी की क्लास में देखेंगे, और जो पहले का थ्योरी का क्लास है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य इसी तरीके के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, जो आप अचार खाते हैं, ठीक, आम का, नींबू का, इसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार जो सेब है ना, डेली बेस पे इसको खाना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि एक सेब खाने से आप डॉक्टर के पास जाने से छुटकारा पा सकते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सेब में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका जो एक शीतल पेय और सोडा वाटर, इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अचार में याद रखिएगा, जब आप अचार बनाते हैं तो अचार में आपको एसिटिक अम्ल, है ना, प्राप्त होता है। अचार में क्या? तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अचार में क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार जब आप सेब खाएंगे तो यहाँ पर आपको मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, आप अगर सेब खाते हैं तो सेब में आपको मैलिक अम्ल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं जिसको मैं यहाँ पे फिर अगेन रिपीट नहीं करूँगा। हम लोग नई चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई हैं इसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको फिर से दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए हड्डियों में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, या हड्डियों में कौन सी हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है ये आपको बताने हैं। ठीक है, इसी में अगला प्रश्न आप देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, ये दोनों चीज़ें, है ना, नई है और इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। देखिए हड्डी में जो उपस्थित यौगिक होता है, ठीक है, ये होता है कैल्शियम फास्फेट। आपको याद रखने हैं क्या? तो कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे कैल्शियम फास्फेट, है ना। अम्ल कहने का मतलब कौन सा कार्बनिक अम्ल? तो याद रखेंगे कैल्शियम फास्फेट। अगला इसी में आपको देखने को मिलता है कि अमाशय में अमाशय, है ना, अमाशय रस जो होता है, ठीक है, जठर रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या करता है? भोजन का पाचन में सहायता करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने दो नई चीज़ें यहाँ पे क्या देखी। पहला तो एक हड्डी में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, दूसरा अमाशय, है ना, अमाशय आपको वो कौन सा रस प्रदान करता है जिसके कारण आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पचता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? तो कार्बनिक अम्ल है ना। चलिए, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए दूध को क्या करते हैं? गर्म अगर खुले में रखा जाता है। ठीक, खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करेंगे तो ए कार्बनिक अम्ल के कारण, ठीक, ऑप्शन बी आपका लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी आपका साइट्रिक अम्ल के कारण, और ऑप्शन डी आपका एसिटिक अम्ल के कारण। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो लैक्टिक अम्ल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो लैक्टिक अम्ल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको बताने हैं। तो देखिए खट्टे दूध से संबंधित किसी भी चीज़ में आपको याद रखना है जो कार्बनिक अम्ल होगा कौन सा लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है,
और निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? ठीक, दूध को जब आप है ना दही बनाते हैं तो उस दौरान कौन सा अम्ल बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, दूध को आप जब दही बनाते हैं तो उस दौरान कौन सा अम्ल बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका लैक्टिक अम्ल। तो याद रखेंगे यहाँ आपको है ना, जब दूध को आप दही बनाते हैं तो यहाँ पर आपको कौन सा अम्ल प्राप्त होगा, तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, है ना, लैक्टिक अम्ल जो है ये आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ला 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 जिंदगी का सफर। ठीक है, चलिए जो आपका इसके बाद आने वाला प्रश्न है कि प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में कौन सी जीव की आवश्यकता होती थी। मतलब जब पुराने समय में आपको दही जमाना होता था तो कौन सी जीव की मदद से आप दही को जमाते थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, दही जमाने के लिए जो आवश्यक जीव कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, याद रखेंगे जीवाणु। दूध से दही का बनना जो है ना, दूध से दही जमाने में वो कौन सा जीव है जो मदद करता था दही जमाने में दूध से, तो याद रखेंगे वो है जीवाणु, है ना, कौन सा, तो जीवाणु। अगला देखिए, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल जो प्राप्त होता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल और ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखेंगे आप टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे टार्टेरिक अम्ल, है ना। तो अंगूर का जो द्रव है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे जो टार्टेरिक अम्ल है यही उसमें उपस्थित होता है। ठीक, उसी प्रकार मानव पोषण के लिए, है ना, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव पोषण के लिए टमाटर जो है ना, बहुत ही उपयोगी है। तो टमाटर किसका बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, टमाटर किसका बहुत अच्छा स्रोत है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, डेली सब्जियों में किसका इस्तेमाल होता है, टमाटर में ज़्यादातर आपका इस्तेमाल, है ना, टमाटर का सब्जियों में ज़्यादातर इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो इसी में प्रश्न पूछा गया है कि टमाटर जो है बहुत अच्छा स्रोत कौन से, है ना, कौन से पोषण का ही आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ए आपका है मेथोनोइक अम्ल का, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल का और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन बी आपका है साइट्रिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो साइट्रिक अम्ल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो मानव पोषण का टमाटर, है ना, मानव पोषण के लिए टमाटर क्या है, बहुत ही उपयोगी तत्व है ना, टमाटर बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ कहना चाहिए। तो ये टमाटर जो है बहुत अच्छा स्रोत किसका है, तो ये बताने थे आपको। तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल का। और साइट्रिक अम्ल के बारे में और हम लोगों ने कहाँ पर देखा है, तो देखिएगा जो नींबू है, ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, और टमाटर में भी साइट्रिक अम्ल क्या है, अच्छा स्रोत आपको देखने को मिलता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल, है ना, अंगूर में, इमली में और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो कार्बनिक अम्ल है ना, और वो चीज़ों का नाम देखिए, जैसे अंगूर, ठीक है, अंगूर में, इमली में और केले में। ठीक है, अंगूर में, इमली और केले में कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए आपके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन
ए है आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, तो अंगूर, इमली और केले में कौन से कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। क्या? तो टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जो आप फोटोग्राफी करते हैं उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का उपयोग होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपका जो ऑप्शन ए है देखते हैं फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का इस्तेमाल होता है, ये प्रश्न आपसे है ना पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखिए आपका उत्तर जो बी है ऑक्सैलिक अम्ल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सैलिक अम्ल है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले अगले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। हमारा टॉपिक ही कार्बनिक अम्ल है, तो वो कौन सा कार्बनिक अम्ल है जिसका इस्तेमाल जो है बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग पाउडर जब बनाते हैं, जब बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कार्बनिक अम्ल है जिसका है ना उपयोग आप लोग बेकिंग पाउडर का जब निर्माण करते हैं तो उस दौरान करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका टार्टेरिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका बेंजोइक अम्ल। तो याद रखेंगे बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, सिरका निम्न में से किस एक का जली घोल है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिरका जो है निम्नलिखित में से किस एक का जली घोल है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपका देखते हैं, ए ऑक्सैलिक अम्ल का, बी साइट्रिक अम्ल का, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और डी एसिटिक अम्ल का। तो सिरका जो है जली घोल है किसका, तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल का। किसका? तो देखिए मैंने गलत बोल दिया है ना, ये एसिटिक अम्ल का होगा। ठीक, किसका? तो एसिटिक अम्ल का। ठीक है, तो सिरका जो है किसका जली घोल है या कौन से अम्ल का जली घोल है, तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल का होगा, है ना। किसका? तो एसिटिक अम्ल का। ठीक, किसका होगा, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल का, है ना। अगला आपका प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। ठीक, अगला देखिए, सिरका का जो रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक, सिरका का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे सिरका को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है ना। सिरका को क्या, तो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी है एलानिन, ऑप्शन सी है सेरीन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ग्लाइसिन जो है ना ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, आपको याद रखना है। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लाइसिन।
देखिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हो गई ये आपके कार्बनिक अम्ल वाले टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज थी, ठीक है। जितने भी चीज़ें देखें हम लोग ये सामान्य विज्ञान में किसी न किसी है ना कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपको जो पहला प्रश्न था कि लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात आपके शरीर में दर्द या थकान का अनुभव होता है, वो किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे जब लैक्टिक एसिड का संचय वहाँ पर होता है, लैक्टिक एसिड वहाँ पर जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो आपका शरीर में और दर्द का या और थकान का अनुभव होता है, ठीक। वह कौन सा द्रव है जिसके एकत्रित होने पर शरीर की मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है। नींबू जो आप खाते हैं है ना, सैलेड में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ में अलग अलग तरह की चटनियों में भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नींबू का जो खट्टापन होता है उसका कारण क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल। क्या? तो साइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार आप जो है दूध का है ना, जो कैल्शियम का क्या है अच्छा स्रोत माना जाता है, जब उसका सेवन करते हैं तो दूध में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ठीक। उसी प्रकार जो सिरका है, सिरका में कौन सा रासायनिक यौगिक कौन है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है या सिरका में कौन सा कार्बनिक यौगिक मिलता है आपको? तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार जो नींबू है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो इसका खट्टापन है या नींबू में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित रहता है, तो वो होता है साइट्रिक अम्ल। अगला जो था कि जो ब्यूटाइक अम्ल है ये आपको किस में प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे जो दुर्गंध युक्त मक्खन होते हैं उसमें ब्यूटारिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा कार्बनिक अम्ल याद मिलता है आपको? तो याद रखेंगे कार्बोनिक अम्ल। आप जो सोडा वाटर ग्रहण करते हैं तो सोडा वाटर में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? तो याद रखेंगे कार्बोनिक अम्ल, ठीक। अगला है कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे लाल चींटी में, ठीक है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे लाल चींटी में। उसके बाद है जो है अगला टर्टरिक अम्ल, ठीक है। टर्टरिक अम्ल कौन से फल में उपस्थित होता है? तो याद रखेंगे जो अंगूर के जो द्रव रस वाले भाग होते हैं, ठीक है। अंगूर फल के जो द्रव या रस वाले भाग होते हैं वहाँ आपको टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला जो है नींबू में याद रखेंगे आप साइट्रिक अम्ल और एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। नींबू में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एस्कर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, इन दोनों नाम से प्रश्न पूछे पाते हैं, ठीक है। नींबू में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एस्कर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, इन दोनों नाम से ही आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो माल्टोज है इसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे माल्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला है अचार, ठीक है। जो अचार का सेवन आप घर में करते हैं, जैसे कि आपका आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, तो उसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद सेब है ना, सेब एक बहुत अच्छा फल माना जाता है और इसके मौसम में डेली एक सेब खाने का है ना डॉक्टरों के द्वारा और साथ ही विद्वानों के द्वारा क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि डेली एक सेब आप खाएं और डॉक्टरों से दूर रहें। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। सेब में क्या होता है? तो याद रखेंगे जो मैलिक अम्ल होता है उसकी उपस्थिति होती है। उसके बाद जो है हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कार्बनिक अम्ल के देखते हुए इसको आपको उत्तर लेने हैं, तो यहाँ याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट। उसी प्रकार जो अमाशय रस में, ठीक है, कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला आपका है कि आप दूध को खुले में है ना ज़्यादा समय के लिए रखते हैं, कुछ घंटों के लिए रखेंगे तो दूध में जो खट्टापन आता है इसका कारण क्या है? तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ठीक। उसके बाद आपका अगला है कि दूध या दही बनाते है ना, दूध से आप क्या करते हैं जब दही में बनाते हैं है ना, दूध का जब दही में परिवर्तन होता है या दूध से आप दही बनाते हैं तो उसमें कौन सी कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति होती है? तो याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल की, है ना। किसकी? तो लैक्टिक अम्ल की। अगला देखते हैं कि दही जमाने में प्राचीन काल या पुराने समय में कौन सा जीव की मदद ली जाती थी? तो याद रखेंगे जीवाणु का, ठीक है। अंगूर जो आप खाते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखेंगे टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार मानव पोषण के लिए टमाटर का क्या करता है? खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करता है। और टमाटर में कौन से है ना पदार्थ जो है कौन से कार्बनिक अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं? तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार अंगूर, इमली और जो केले होते हैं है ना बनानास, उसमें कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे टार्टरिक अम्ल। और जो फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल का। और अम्ल जो है ना, जो बेकिंग पाउडर होता है उसके निर्माण के दौरान कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ आपको याद रखना है टार्टरिक अम्ल।
और सही उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिरका जो है ये जलीय विलयन होता है किसका, तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल का। और ऑप्टिकली कौन सा वर्तमान में सक्रिय नहीं है, तो याद रखेंगे ग्लाइसिन जो है ये क्या है, सक्रिय नहीं है। चलिए, ये आज आपका जो टॉपिक था कार्बनिक अम्ल, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके जो अगला टॉपिक है वो होगा आपके रसायन विज्ञान में जो विस्फोटक पदार्थ हैं, है ना, उससे संबंधित। तो चलिए, आज की जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करें नोट डाउन करें, है ना, और इसको बार बार पढ़ते रहें। आने वाले आपके प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम में, ठीक है, हमारे थ्योरी वाले क्लासेस से आपको बहुत सारे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी वाले क्लासेस से। और साथ ही ये जो है ये किस क्लासेस से है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई गई ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद आपका जो अगला क्लास आएगा रसायन विज्ञान में, ये होगा विस्फोटक पदार्थ से संबंधित। किससे, तो जो विस्फोटक पदार्थ है ना, जो विस्फोटक रासायनिक पदार्थ है उससे संबंधित होगा। चलिए।